नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मार्केट्स लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड हाई छू रहे हैं। आज भी मार्केट में फिर से रिकॉर्ड हाईज बनते हुए दिखे हैं। कल के बाद एक बार फिर मार्केट में वैसा ही रुझान देखने को मिला जैसा हमने कल देखा था। कल हमने देखा था कि जो फर्स्ट हाफ था वहाँ पे बाजार में साइडवेज मूव देखने को मिला था, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। मार्केट ने रिकॉर्ड हाई टच किया था। आज भी हूबहू कुछ वैसा ही कारोबार देखने को मिला है। अगर आप शुरुआत कुछ 10:30 तक का कारोबार देखें तो मार्केट ज़्यादा अच्छे गेंस नहीं दिखा रहा था, लेकिन बाद में लोअर लेवल से जो रिकवरी हुई है वो काफ़ी शानदार देखने को मिली है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 23,859.50 ये नया रिकॉर्ड लेवल है जो कि आज के सेशन में टच होता हुआ दिखा है। सेंसेक्स ने 78,588.76, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 53,000 का लेवल छू लिया था। 52,908.65 का जो स्तर है वो आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। तो निफ्टी में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आपको करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी नजर आएगी। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों के आसपास का उछाल है और 150 अंकों के आसपास की तेजी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर मार्केट में देखने को मिले, क्योंकि 23,860 के आसपास का हाई है और 23,811 के आसपास हम फिलहाल ट्रेड करें तो 50 पॉइंट के आसपास की जो छोटी मुनाफा वसूली है वो भी मार्केट्स में हायर लेवल्स पे देखने को मिली है, जैसा हमने कल भी देखा था। लेकिन ये कितनी बड़ी चिंता की बात है? क्या जो मार्केट्स में डिप आ रहे हैं, हर डिप पे खरीदारी करनी चाहिए? इन सब सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ा मार्केट को और गहराई से देखें तो एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट नजर आएगी। एनएसई के अगर आप एडवांस डिक्लाइन में देखें तो चढ़ने वाले शेयर 1194 हैं और डिक्लाइन यानी कि गिरने वाले शेयरों की सूची आपको ज़्यादा नजर आएगी 1249 के आसपास। ऐसा इसलिए क्योंकि मिड कैप इंडेक्स आप देखिए, निफ्टी मिड कैप 100 में आप देखेंगे अब करीब 90 अंकों के आसपास की आपको गिरावट नजर आएगी और स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखिए अपनी बढ़त गंवाकर अब केवल 100 अंकों के आसपास की तेजी लेकर ही यहां पे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो दिग्गजों में खरीदारी है, खासतौर पे जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं वहां पे काफी ज्यादा जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स जो हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चिंता है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आईपीओ मार्केट में किस तरह का एक्शन है और उसके साथ साथ कुछ चुन चुन के स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और एक्सपर्ट तो हमारे आपके सामने आ ही चुके हैं, अरुण मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार संदीप। सर, मार्केट को आपने कैसे रीड किया सर? कल भी हमने रिकॉर्ड हाइज देखे थे, थोड़ा सा वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन आज फिर से एक लैक लस्टर सी शुरुआत हुई। लाल में और हरे निशान में हम फ्लिप फ्लॉप कर रहे थे, लेकिन वहां से 1-1.5 घंटे के बाद फिर से मार्केट खुलने के बाद अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मार्केट दूसरे दिन लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहा है। कैसे रणनीति तैयार करनी चाहिए ऐसे बाजार में? संदीप जी देखिए, वैसे मार्केट 2 दिन से नया हाई लगा रहा है। अगर बैंक निफ्टी दोनों की बात हाई लगा रहा है, पर मिड कैप स्मॉल कैप में वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है जो पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट 2 दिन से खराब है। अगर आप मैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो 2 दिन से डेफिनेटली निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइज लगा रहा है और फ्रंटलाइन स्टॉक्स जरूर चल रहे हैं, पर पोर्टफोलियोज मेजर ऑफ द रिटेल्स के या जो भी छोटे मोटे पोर्टफोलियो होते हैं लोगों के, वो डेफिनेटली रेड में रहेंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में वो परफॉर्मेंस दिखने को नहीं मिल रहा जो पहले देखने को मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है करंट लेवल से। हो सकता है कल की एक्सपायरी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डीपन होती हुई नजर आए। तो 23,900 23,950 ये लेवल मुझे ऊपर में इजीली निकलता हुआ नजर नहीं आता, और नीचे में 23,300 मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसी 600 पॉइंट की रेंज में हो सकता है प्री बजट में थोड़े स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर आए, पर 23,300 23,950 इसी रेंज में मुझे लग रहा है मार्केट ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो 23,300 नीचे की तरफ और 23,900 23,950 ये लेवल्स हैं जिसमें बाजार ऑसिलेट करता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट सर, अच्छी बात यह है कि जितने भी एनालिस्ट से हम पिछले कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं, 100 पॉइंट के ऊपर की और जो रेंज है वो खिसकती जा रही है। पहले 23,700 की बात हो रही थी, फिर 23,800 हुआ, अब आपने आज 23,900 23,950 की बात भी कर दी है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 24,000 की जो तैयारी है वो निफ्टी में होती हुई नजर आ रही है। भले ही छोटे मजोले जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये जरूर दिक्कत की बात है। निफ्टी बैंक आप देखेंगे सर बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो 2.5% का अप मूव है। पिछले एक महीने में 7% से ज्यादा का जो गेन है वो इस पूरे इंडेक्स में देखने को मिल चुका है। बातचीत ऐसी चल रही थी कि दिग्गज निजी बैंक जो है, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, इनका ज्यादा पार्टिसिपेशन है, इनका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा, क्योंकि इनका वेटेज काफी ज्यादा है इंडेक्स में। तो ये चल रहे हैं, यही मार्केट को या निफ्टी बैंक को ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो शायद ये थकते हुए दिखें, लेकिन ऐसा कई इंडिकेशन देखने को मिल नहीं रहा है। आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक ने 52,908 का जो नया हाई है
वो टच किया है। तो ये जो बैंकिंग शेयरों की रैली है, चाहे वो निजी बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, कब तक जारी रहेगी सर? देखिए, अगर संदीप जी आप प्योर डेटा की बात करें तो 12,000 से 13,000 करोड़ के आसपास जो कि डेटा है कि उसी के आसपास की खरीदारी आपको आप कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। 7 से 10 दिन का डेटा भी लेते हैं तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में हैवी कैश बाइंग आपको देखने को मिल रही है। सेकेंडली, इसी का रिपल इफेक्ट आपको कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक में नजर आ रहा है। तो सभी प्राइवेट बैंक्स ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी दे चुके हैं और मेजर ऑफ द इसका ब्रेकआउट हो भी चुका है। तो इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है कि हो सकता है बैंक निफ्टी आपको साइडवाइज या थोड़ा पॉजिटिव रहता हुआ नजर आए, पर निफ्टी अगेन एक कंसोलिडेशन में रह सकता है। सेकेंडली, पीएसयू बैंक्स अभी तक चले नहीं है। लास्ट 10 दिन की भी बात करें तो पीएसयू बैंक्स में कोई मूवमेंट नहीं है। अगर आप एसबीआई को भी देखें तो 830, 860 इसी के बीच में एसबीआई भी ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर बैंक निफ्टी को जाना है तो एसबीआई हो सकता है आपको लीड करता हुआ नजर आए। पीएसयू बैंक्स और बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। निफ्टी हो सकता है या बैंक निफ्टी हो सकता है कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। पर जो स्टॉक चले नहीं है, जो कि फ्रंट लाइन अभी भी ऑल टाइम हाई से दूर है, जैसे रिलायंस में आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, हो सकता है रिलायंस अब लीडरशिप लेता हुआ नजर आए। सेकंड, एसबीआई में भी अभी तक ऑल टाइम हाइज लगे नहीं है, जो भी एग्जिट पोल्स के हाइज थे वो अभी भी दूर है। तो एसबीआई एक लीडरशिप ले सकता है। हो सकता है आपको ओएनजीसी जैसा स्टॉक है जो कि एक हैवी वेट है, उसमें भी एक मोमेंटम अभी आना बाकी है। तो सेक्टर रोटेशन और स्टॉक रोटेशन देखने को मिलेगा और ये निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन में रह सकता है। ओके, तो बाजार में भले ही थकावट आती हुई दिखे या थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड होता हुआ दिखे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इनमें अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगे हैं, यहाँ पे मूव आ सकता है। और तेल गैस शेयरों में आरआईएल और ओएनजीसी दो हैवी वेट्स हैं जहाँ पे अभी भी आप मूव आना बाकी है। रिलायंस में तो आज ही ब्रेकआउट देखने को मिला भी है। चलिए सर, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं, अपने सवाल हमारे साथ ऑलरेडी शेयर कर भी चुके हैं। प्रतीक अग्रवाल, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। इनफैक्ट पीएसयू शेयरों को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे पास आ भी रहे हैं। इनके जो 2 सवाल हैं सर, वो इनफैक्ट पीएसयू शेयरों से जुड़े हैं। उन्होंने जो अपना सवाल लिखा है वो कह रहे हैं, हेलो सर, आई हैव 400 शेयर्स ऑफ आरवीएनएल एट अ प्राइस ऑफ 375 and 200 shares of NBCC at price of 150. Please discuss about future target price for both stocks. I can hold for 6 month. 6 महीने के लिए सर ये होल्ड कर सकते हैं। RVNL इनके पास 375 का रखा है और NBCC इनके पास 150 रुपये का रखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए सर, जिसका 6 महीने का नजरिया और ये दोनों एंट्री प्राइस हैं? देखिए, दोनों स्टॉक संदीप जी बुलिश है। अगर आप आज की बात करें तो आज भी एक अच्छा मोमेंटम आपको पीएसयूज में देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली जो पीएसयूज जो कंस्ट्रक्शन या फिर इंश्योरेंस स्पेस में या रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी मुझे लग रहा है 155 की आप स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड करें। 155 इसका ब्रेकआउट लेवल है और 160 161 के आसपास चल रहा है, तो उसी का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकता है। तो एनबीसीसी में डेफिनेटली होल्ड की राय रहेगी। हो सकता है यहाँ से स्टॉक आपको 180 185 तक भी जाता हुआ नजर आए। इवन आरबीएनएल पे भी मेरी बुलिश राय है। नीचे में 380 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। 370 के आसपास इनकी बाइंग है, तो 380 या 382 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर थोड़ा ऊपर भी रखना चाहते हैं तो 390 के आसपास भी रख सकते हैं, जो कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो 390 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। यहाँ से स्टॉक 425 तक मुझे लग रहा है, हो सकता है बजट के पहले आपको जाता हुआ नजर आए। 425 तक के लेवल्स आरवीएनएल में देखने को मिल सकते हैं। 380 एक सपोर्ट जोन है, वहाँ पे आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं और एनबीसीसी को भी होल्ड करें। 180 185 तक के जो लेवल्स है वो एनबीसीसी में आ सकते हैं। फिलहाल शेयर 160 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे भी मौजूद हैं, आमिर अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्कार संदीप जी और नमस्कार अरुण जी। सर मैं लखनऊ से हूँ। असल में तो मैं पूरा प्रोग्राम आपका अभी 2 बजे मुझे हुए हैं मार्केट में, मतलब एंटर करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। बट ये है कि मैं प्रोग्राम आपका जब से देखना शुरू किया है तो मैं मिस नहीं करता हूँ एक भी दिन कि हाँ मिस हो जाए। और जो भी प्रोग्राम जितने भी आते हैं सब देखता हूँ, आपके जितने भी हैं। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे रियलटेल पे जानना है। 93 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 482, जो कि मैंने कल ही परचेज करे थे, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा सडनली नीचे आ चुका है ये। और पीटीसी पे मुझे जानना है 50 शेयर है 206 के रेट पे। तो सर रियलटेल पे मुझे ये बता दीजिएगा कि ये क्या मतलब एक बजट तक के इसको होल्ड करें या अगर कुछ उछाल है तो निकल जाए इसमें से। और पीटीसी पे भी मुझे टारगेट बता दीजिए कि ये होल्ड करने लायक है या कुछ उछाल आता है या ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है, मुझे इन दोनों पर राय दिला दीजिए सर। ठीक है, तो रियलटेल में सर आपने कहा कि आपके पास 93 शेयर हैं, 482 रुपये का आपका एंट्री प्राइस है और शेयर आज
0.2% नीचे है, 466 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले रिटेल की बात कर लेते हैं, फिर पीटीसी इंडिया की बात करेंगे। सर 482 पे इन्होंने लिया है और 466 पर आ गया है, क्या राय होगी आपकी? अगेन संदीप जी, ये स्टॉक वन ऑफ माय फेवरेट है और मुझे लग रहा है टेक्निकली काफी साउंड है और 460 के आसपास भी आता है तो ये ऐड भी करके चल सकते हैं। इसमें 450 455 के ऊपर एक ब्रेकआउट है और उसी के ऊपर काफी ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। 465 के आसपास अभी है तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय है। अगर ये एवरेज करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बाइंग 485 के आसपास है जो कि मैंने सुना, अगर 460 के आसपास आता है किसी भी वजह से तो और ऐड भी करके चल सकते हैं, ताकि इनका जो बाइंग प्राइस है या फिर जो एवरेज प्राइस है वो नीचे आता हुआ नजर आए। तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय है। 495 500 तक के टारगेट्स आपको रिटेल में आने वाले 1 से 2 हफ्तों में भी तो अरुण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आमिर जी वो आपको कह रहे हैं कि रिटेल में आप होल्ड कर सकते हैं और आप चाहें तो 460 रुपये के आसपास और भी ऐड कर सकते हैं। अरुण जी से हमारा संपर्क हो गया है। अरुण सर बताइए। देखिए, दूसरा पीटीसी के बारे में ये कह रहे थे। पीटीसी का सपोर्ट जो है 205 के आसपास है, तो 205 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करना है। 220 तक मुझे लग रहा है पीटीसी भी जा सकता है, एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहा है, तो 220 के टारगेट के लिए होल्ड करके चले और 205 का स्टॉप लॉस मेंटेन। ठीक है, तो होल्ड करना है पीटीसी इंडिया के शेयर को। 205 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर में 220 तक के टारगेट आ सकते हैं। और आरबीएनएल रिटेल की जहाँ तक बात है तो इसको भी 1 से 2 हफ्ते का समय देंगे तो आप 495 500 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। अगर नीचे आ भी जाता है 460 रुपये के आसपास तो आप इसमें और भी ऐड करके चल सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पे। प्रदीप जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार सर, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। ओके, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि सर मेरे पास सुजलॉन एनर्जी के 1770 शेयर हैं @39 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो अभी मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का ही व्यू है, तो इसमें अभी मैं कंटिन्यू रह सकता हूँ? अगर मैं 1 साल तक का व्यू लेके चलता हूँ तो इसमें क्या मुझे प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है? ओके, पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छे प्राइस पे इसको लिया है। 39 रुपये पे लिया है और स्टॉक 53 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि अपना जो 52 वीक हाई है उससे ज़्यादा दूर नहीं है। 55 रुपये 70 पैसे का 52 वीक हाई इसने छुआ था और पिछले 1 महीने में आप देखें तो 17% और 6 महीने में करीब 44-45% ये शेयर चल चुका है। आपने कब लिया था सर, कितना टाइम लिया हुआ है आपको लिए हुए? सर मुझे एटलीस्ट मतलब 6 मंथ के करीब ही हो चुके हैं मुझे। 6 महीने हो गए, ठीक है। तो आप और कितना समय दे सकते हैं? अभी मैं 1 साल और समय दे सकता हूँ सर इसको। 1 साल और रख सकते हैं। अरुण सर 1 साल का नज़रिया है, 39 पे सुजलॉन लिया है, 53 पर आ गया, रखना है या बेच दें? देखिए संदीप जी, वैसे ये स्टॉक यूजुअली मैं रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि काफी रिटेल फ्रेंडली स्टॉक है और वैसे टेक्निकली काफी मोमेंटम है, रिजल्ट भी ठीक ठाक है और टेक्निकली वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो इनकी बाइंग वैसे भी काफी नीचे की है और इनका जो ओवरऑल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो काफी ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली होल्ड करें। 48 के आसपास ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। 48 जो है इसका ब्रेकआउट लेवल है, जो कि रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला। 20 डे मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है। शॉर्ट टर्म में जो हम देखते हैं 10 डे मूविंग एवरेज वो भी 48-49 के आसपास ही है, तो 10 रुपए का जो प्रॉफिट है वो लॉक इन करें। 48 या 49 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 52 के आसपास चल रहा है, यहाँ से भी मोमेंटम बन सकता है क्योंकि मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर एक्सटेंशन निकालते हैं तो 55 के ऊपर जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, तो 59 से 62 तक के लेवल्स हो सकता है सुजलॉन में देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी यही रखें, 48 या 49 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 58 से 62 ये इनके इमीडिएट टारगेट है। तो प्रदीप जी आपके लिए राय ये है कि आप मुनाफा हो रहा है उस मुनाफे को आप प्रिजर्व करने के लिए 49 या 48 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो आपका मुनाफा वहाँ पे कंजर्व हो जाएगा और उम्मीद कीजिए कि 55 का लेवल ये पार करे, फिर अगले टारगेट 58 और उसके बाद 62 तक के हो सकते हैं। तो आप होल्ड करिए, आपके लिए यही राय निकल के सामने आ रही है। इस बीच पुनीत शर्मा जी ने अपना सवाल शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि IRB इंफ्रा में 1 ईयर टारगेट क्या हो सकता है? 65 रुपये के आसपास सर IRB इंफ्रा ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसके बाद शेयर करेक्ट हुआ था, काफ़ी डिस्काउंट पे ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद से ये स्टॉक साइडवेज ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में हम देखें तो करीब 10% के आसपास की गिरावट ये शेयर झेल चुका है, पर 6 महीने में अच्छा परफॉर्म किया है इसने। 50% से ज़्यादा इसमें गेंस भी बनते हुए दिखे हैं। तो क्या करें सर, 1 महीने की गिरावट को देखें या 6 महीने की जो बढ़त बनी है उस पर ज़्यादा फोकस करें?
संदीप जी, वैसे स्टॉक काफी बुलिश रहा है, नो डाउट। लास्ट कुछ दिनों में 8 से 10 दिन की बात करें तो 2 बड़े ब्लॉक डील्स देखने को मिले। जब भी ये स्टॉक 70-72 के आसपास आता है तो 2 ब्लॉक डील्स वहां पे हुए, अगेन 65 के लेवल्स नीचे में आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स की सेलिंग हुई है, इसी से थोड़ा ओवरहैंग जरूर बना हुआ है, पर स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है। पहला टारगेट 75 के आसपास रहेगा। 75 जो कि इसके रिसेंट 52 वीक हाइस है, तो 75 के ऊपर निकलेगा तो 87 तक इसके टारगेट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय है। 75 का पहला टारगेट रहेगा, 75 निकलता है तो 87 के ऊपर में टारगेट। ओके, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक आईआरबी इंफ्रा की बात है। अगला सवाल हमें भेजा है दीप्ति भारद्वाज जी ने। अरुण जी, आपके लिए खास है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये लिख रही हैं, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे अरुण सर आ गए। सर, मेरे पास पीटीसी इंडिया के 55 शेयर हैं 219 रुपये 90 पैसे के भाव पर, और जियो फाइनेंस के 85 शेयर हैं 369 रुपये 7 पैसे के भाव पर। प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए। तो सर, ये आपकी बड़ी फ़ैन लग रही हैं, क्योंकि कह रही हैं कि आप आए हैं तो उससे वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। पीटीसी इंडिया, उन्होंने बोला सर पीटीसी इंडिया की तो हमने बातचीत कर ही ली है। तो दीप्ति जी, आप अगर शो को पीछे जाके थोड़ा देखेंगी तो आपको पीटीसी इंडिया पर तो राय मिली जाएगी, सर ने अभी बात करी है। आपका दूसरा सवाल हम ले लेते हैं जियो फाइनेंस का। 85 शेयर इनके पास हैं सर, 369 रुपये की इनकी कॉस्ट है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए संदीप जी, वैसे जियो फाइनेंस टेक्निकली हो सकता है थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है, पर ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। 354 के आसपास है। अगर ये और ऐड करना चाहे नीचे में 350 या 345 भी आता है तो नीचे में और ऐड करके चले। थोड़ा साइडवेज हो सकता है, पर जिस हिसाब से रिलायंस में मोमेंटम है, रिलायंस ने आज ब्रेकआउट दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि जियो फाइनेंस पे भी आपको आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देखने को मिले। आज थोड़ा साइडवेज है, आप कह सकते हैं 1.25% डाउन है, और स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करें। 345 के आसपास आता है या 320 के नीचे भी मिलता है, 350 के नीचे भी मिलता है, जहां 5-6 रुपए गिरावट भी आती है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 345 के आसपास है, तो वहां पे और ऐड करके भी चले। ऊपर में पहला टारगेट 365 शॉर्ट टर्म में रहेगा। 365 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। 365 निकलेगा तो 390 से 400 तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 365 और उसके बाद 390 और 340 तक के 400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो जेएफएसएल यानी जियो फाइनेंशियल में देखने को मिल सकते हैं। तो आप होल्ड कीजिए, आपके लिए राय यही निकल के सामने आ रही दीप्ति जी। इस बीच जुपिटर वैगन्स को लेकर टारगेट प्राइस पूछा है डीआरडी के पट्टी राव जी ने। वो कह रहे हैं कि इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। सर, ऑलरेडी ये शेयर पिछले 1 साल में देखें तो 4 गुना से ज़्यादा का मूव दिखा चुका है। 170 रुपये वाला शेयर 676 रुपये का आज नज़र आ रहा है। आज भी अगर आप देखें तो इसमें 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो रिटेल निवेशकों में अगर आप देखेंगे इस शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि रिटर्न बहुत शानदार दिए हैं इस स्टॉक ने। और कितना चल सकता है, टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं इसके? संदेश, इसके जो टारगेट्स हैं, अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो 715 से 720 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, जहां पे स्टॉक ने थोड़ा रेज किया है, पर टेक्निकली काफी साउंड है। रिसेंटली बड़े ऑर्डर स्टॉक को मिले हैं। टेक्निकली नीचे में 650 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है, तो 650 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर में 725 तक के पहले टारगेट रहेंगे। वैसे टेक्निकली इसका टारगेट 750 के पार निकलते हुए नजर आ रहा है, पर जिस हिसाब से स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है तो 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर किसी ने ले रखा है। 725 का पहला टारगेट है। 725 के ऊपर 750 तक स्टॉक जा सकता है। तो 715 720 का इमीडिएट टारगेट है और इवेंचुअली स्टॉक 750 रुपये तक भी जा सकता है। तो पटिराई जी, आपके लिए राय ये है कि आप 650 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के शेयर में चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। टारगेट प्राइस आपको बता दिए गए हैं, शॉर्ट टर्म के भी और मीडियम टर्म के लिए भी। विपिन तिवारी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास में मोती, एक्चुअली मैं अभी न्यू हूँ इसमें, 1 मंथ ही हुए हैं मुझे इसका। और मैंने मोतीलाल ओसवाल के 25 शेयर परचेज किए थे। 628 पे एवरेज प्राइस है उसका, और अभी 618 हो गया है। क्या प्राइस आपका एवरेज क्या बताया सर? 628। ठीक है। और ये अभी डाउन हो गया है, तो अभी क्या करना चाहिए मुझे? इस पे और भी ऐड मोर करने चाहिए या फिर बाहर आ जाना चाहिए? ओके सर, 10 रुपये पर शेयर का इनको लॉस हो रहा है। 628 पे इन्होंने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर उठाया है और 618 रुपये पे आ गया 628 रुपये वाला। क्या करना चाहिए सर? कोई घबराने की बात है? 10 रुपये लूज़ कर रहे हैं, एक स्टॉप लॉस का लेवल इनको दे दीजिए अगर होल्ड करने की राय है तो। संदीप जी, ये स्टॉक मल्टी बैगर रहा है, नो डाउट। काफी दिनों से अच्छा मोमेंटम है, तो 10 रुपए गिरना कोई मामूली बात है स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक में यूजुअली मूव आपको 30 से 40 रुपए का यूजुअली देखने को मिलता है।
नो डाउट 3 दिन से स्टॉक में गिरावट जरूर है, पर टेक्निकली अभी भी साउंड है। 590 इसका ब्रेकआउट लेवल है, 590 से 600 के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला। देन स्टॉक में आपको 680 690 तक के ऊपर में लेवल्स देखने को मिले। अगेन वापस ये अपना ब्रेकआउट रीटेस्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 10 रुपए ही ऊपर इन्होंने खरीदा है। अगर ये स्टॉक 610 तक भी मिल जाता है तो और ऐड भी करके चल सकते हैं, क्योंकि 610 के आसपास इसका एक छोटा गैप है, वो गैप फिल हो जाएगा तो वहां से हो सकता है रिवर्सल आपको नजर आए। तो 610 के पास एवरेज करें, 590 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि 590 इसका ब्रेकआउट लेवल है, उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 610 के आसपास से मुझे लग रहा है स्टॉक रिवर्स करेगा और वापस आपको 650 के ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ नजर आता है। ओके, तो विपिन जी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्राइस है जहां पे आपने एंटर किया है वहां से ज़रूर ये शेयर 10 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 610 रुपये तक भी आ जाए तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। 590 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 610 के लेवल से इसमें अच्छी खासी गेंस देखने को मिलेंगे, ऐसा हमें अरुण जी बता रहे हैं, और टारगेट हो जाएगा फिर उसके इसमें 650 रुपये का। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले जो दर्शक हैं वो हैं मुशाहिद मिर्ज़ा जी। वो लिख रहे हैं, हेलो सर, मैं शाहिद मिर्ज़ा सऊदी अरब से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्स हेल्थ केयर के 865 के रेट से 20 शेयर ले रखे हैं, इसमें और 100 शेयर ऐड करने हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है और संवर्धन मदरसन के 144 के रेट के 100 शेयर, इसका लॉन्ग टर्म व्यू वो जानना चाहते हैं। एक एक करके बात करते हैं। तो 2 शेयर उन्होंने बोले सर, पहले मैक्स हेल्थ केयर की बात कर लेते, जो कि इनके पास 20 शेयर हैं। 865 रुपये का इनका प्राइस है जहां पे इन्होंने एंटर किया है। आज भले शेयर 2% नीचे है लेकिन इनके प्राइस के ऊपर है। 875 रुपये का दाम चल रहा है, तो 10 रुपये के आसपास का इनको मुनाफा हो रहा है। 20 क्वांटिटी इनके पास है। क्या करना चाहिए सर? संदीप जी यहाँ पे और ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। परफेक्ट ब्रेकआउट लेवल के आसपास है और कंटिन्यूअस स्टॉक अच्छे मोमेंटम में भी रहा है। 950 से स्टॉक वापस करेक्ट होकर 875 के आसपास वापस आ चुका है। मेरे ख्याल से इनकी बाइंग 7 से 8 दिन पहले की है। ऑलमोस्ट इन्होंने जो मेरे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 925 940 तक के भी लेवल्स ऑलरेडी देख के स्टॉक ये होल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है और ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 950 तक मुझे लग रहा है संदीप जी स्टॉक जा सकता है, तो डेफिनेटली स्टॉक होल्ड करने की राय है। अच्छा, तो इसमें होल्ड करना है, 950 तक के टारगेट आ सकते हैं। सर दूसरा सवाल जो इन्होंने पूछा है वो है संवर्धन मदरसन पे, वो इनके पास 144 के रेट के 100 शेयर हैं, इसमें क्या करना चाहिए? संदीप जी इस पे हमने एक टेक्निकल रिपोर्ट निकाली है। 150 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, उसके टारगेट 225 के आसपास है, तो 194 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो एक आप कह सकते हैं मैसिव बुल रन में है। 160 से वापस कभी स्टॉक ने कभी रेड कैंडल नहीं बनाया। ऑलमोस्ट 195 के आसपास एक स्टॉक चल रहा है। तो एक चीज ये कर सकते हैं, 180 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। 215 से 220 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 145 के आसपास की इनकी खरीद है, तो ऑलमोस्ट 35 रुपए लॉक करें। 180 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और 215 220 ये ऊपर में इमीडिएट टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देंगे तो मेरे ख्याल से 220 तक स्टॉक जा सकता है। तो मिर्जा साहब आपके लिए राय है कि इसको भी आप होल्ड कीजिए। आपने दोनों शेयर ही काफ़ी अच्छे चुने हैं। इसमें टारगेट आ जाएंगे 215 से 220 रुपये तक के। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 180 रुपये का। दोनों शेयर अच्छे आपने चुने हैं। मैक्स हेल्थ केयर तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये राय है अरुण जी की ओर से। अनीता शॉ इन्होंने अपना सवाल भेजा है, कह रही हैं कि Money9 इज़ वेरी गुड शो, रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे कमेंट्स के लिए। मन्नापुरम फाइनेंस के 10 शेयर्स और IFCI के 60 शेयर्स हैं, क्या और ऐड कर सकते हैं? सर दोनों शेयरों में ये जब पूछ रही हैं कि क्या और पोजीशंस ऐड की जा सकती है। पहले मन्नापुरम फाइनेंस की बात कर लेते हैं, क्या इसमें और भी ऐड किया जा सकता है? संदीप जी डेफिनेटली इसको ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक गोल्ड फाइनेंसिंग में है और ओवरऑल गोल्ड पे मेरा व्यू बुलिश है और यहाँ से एक कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है गोल्ड में भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। हो सकता है 2-3 हजार 2000 का करेक्शन आपको गोल्ड में आ जाए, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। और मन्नापुरम फाइनेंस मुझे लग रहा है 230-240 तक स्टॉक जा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय ऑलरेडी ले रखा है। अगर फ्रेश बाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 225 से 240 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। अगेन IFCI मेरी कोई राय नहीं है स्टॉक पे, पर यूजुअली काफी लोगों की पोजीशंस इसमें है क्योंकि ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक रहा है, तो मैं टेक्निकल राय जरूर दे पाऊंगा। 60 के आसपास इनको स्टॉप लॉस लगाना है अगर इनकी बाइंग है। अगर करना भी चाहते हैं तो 60 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। ऊपर में 73 से 74 तक के टारगेट्स टेक्निकली नजर आते हैं। तो फंडामेंटली तो संदीप जी ज्यादा कोई कवरेज नहीं है, यूजुअली दिखते भी नहीं है स्टॉक को, पर 60 का स्टॉप लॉस लगा के अगर ये बाई करना चाहे तो करके चल सकते हैं। एक साल में ये शेयर 5.5 गुना के आसपास हो चुका है, क्योंकि मैं जो चार्ट देख पा रहा हूँ सर, इसका 11 रुपये 65 पैसे का भाव था पिछले साल जून की अगर बात है, और आज इसका स्टॉक
ट्रेड कर रहा है 63 रुपये 42 पैसे के दाम पर। 71 रुपये 80 पैसे का हाई छू कर ये आया है। तो उसके बावजूद भी जो हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिला है हायर लेवल से, उसके बावजूद भी ये शेयर 5.5 गुना ऊपर है अपने पिछले 1 साल की अगर आप लेवल्स की बात करें तो। फिनोमिनल रन इसमें देखने को मिला है और वो आगे भी जारी रह सकता है। 73 रुपये 74 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें लगाना होगा स्टॉप लॉस 60 रुपये का, और भी तेज़ी स्टॉक में जारी रहती हुई नज़र आ सकती है। इस बीच पिपलिया कौशिक जी ने अपना सवाल हमें शेयर किया है। वो कह रहे हैं, हेलो संदीप जी, हेलो अरुण जी, हेलो आपको भी। आज विपुल सर को कहाँ भेज दिए हो? मेरे पास धनलक्ष्मी बैंक के 1000 शेयर हैं, 47 रुपये में लिया था, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो बताएं एवरेज करूं या निकल जाऊं इसमें से? क्या करना चाहिए सर? इन्होंने अपना प्राइस बताया है इस स्टॉक को लेकर। इनके पास धनलक्ष्मी बैंक के शेयर हैं, 1000 शेयर हैं 47 रुपये पे। क्या और ऐड कर सकते हैं ये? देखिए अगेन संदीप जी, ओवरऑल बैंक्स में मेरा व्यू बुलिश है, क्योंकि जिस हिसाब से बड़े बैंक्स में मोमेंटम है, थोड़ा वैल्यूएशन गैप या फील होता हुआ आपको छोटे बैंक्स में भी नजर आएगा। तो यहाँ से 43 के आसपास से कंटिन्यूअसली ये स्टॉक आप कह सकते हैं एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, पर टेक्निकली बुलिश है। नीचे में 40 के आसपास का सपोर्ट है, 40 इसका आप कह सकते हैं मल्टी वीक सपोर्ट है, और सभी मूविंग एवरेज के नीचे का इसका लेवल निकल के आ रहा है। तो 40 के स्टॉप लॉस पहले तो इनको जरूर लगाना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है 52 53 ये इधर वो लेवल्स तक आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक जा सकता है। तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। 52 से 53 रुपए के इसके इमीडिएट टारगेट रहेंगे। 53 निकलता है तो ये स्टॉक आपको अगेन 58 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल क्योंकि स्टॉक अभी ठंडा है, अभी कोई मोमेंटम दोनों ही साइड नजर नहीं आ रहा, इसलिए नई खरीदारी की राय तो नहीं है, पर जो भी इनके पास है 40 रुपए के स्टॉप लॉस होल्ड करके चल सकता है। तो फ्रेश बाइंग आपको नहीं करनी है, लेकिन धनलक्ष्मी बैंक का शेयर अगर आपने खरीदा हुआ है तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 40 रुपये का। 52 रुपये से लेकर 53 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच साबिहा सैयद, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। संदीप सर और मेरे प्यारे अरुण सर, यू आर द ग्रेट। सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, और एक स्टॉक है एस्ट्रल को लेकर जो आपने टारगेट दिए थे वो कह रही हैं कि एक ही दिन में अचीव भी हो गए हैं। तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है सर। पहले तो स्वीकार कीजिए कि जो आपने एस्ट्रल को लेकर टारगेट दिए थे वो अचीव हो चुके हैं। देखिए संदीप जी, अगेन ये सब Money9 का प्लेटफॉर्म की वजह से जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं या फिर देते हैं, प्योर रिसर्च करने के बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर देते हैं। Money9 पे ऊपर सबका भरोसा है, तो उसी का इम्पैक्ट है कि अच्छे स्टॉक्स हम खोज के दे पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंडली मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट भी मोमेंटम है, और एस्ट्रल का जो इन्होंने बात की तो डेफिनेटली टारगेट अचीव हो चुके हैं। और यहाँ से भी वो अच्छे लेवल्स मेरे ख्याल से 2450 2480 तक वो स्टॉक जरूर जा सकता है। ठीक है, तो आगे के टारगेट भी आपको मिल गए हैं। लेकिन सर इनके दो सवाल भी हैं, दो स्टॉक्स इनके पास हैं। पहला है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का, जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 208 रुपये में लिया है, और दूसरा है भारत वायर का 290 रुपये में इन्होंने बाय किया है। प्लीज़ बताएं कि इसको होल्ड करें या सेल कर दें, क्योंकि इंडियाबुल हाउसिंग तो इन्होंने काफ़ी ऊपर का लिया हुआ है। 208 का भी शेयर 171 रुपये के आसपास चल रहा है। पहले इसकी बात करते हैं, फिर मैं भारत वायर के बारे में बातचीत करूँगा। देखिए संदीप जी, ओवरऑल स्टॉक साइडवेज रहा है, पर जिस हिसाब से एनबीएफसी में मोमेंटम है वो एनबीएफसी का मोमेंटम इसमें आया नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में री रेट होने के बाद ये स्टॉक भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आए, क्योंकि अगर आप एलआईसी देखें, कैनफिन होम्स देखें, इवन श्रीराम फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस को भी अच्छा मोमेंटम है। इसलिए एग्जिट की राय नहीं है, क्योंकि काफी नीचे ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि ओवरऑल ये ग्रुप ज्यादा वोलेटाइल रहता है, न्यूज फ्लोस काफी ज्यादा रहता है। तो 165 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 165 के नीचे जाता तो एग्जिट कर ले, जब तक स्टॉक को होल्ड करके चल सकते। ठीक है, तो इंडियाबुल्स हाउसिंग की ये बातचीत होगी। लेकिन भारत वायर सर, ये इनके पास 290 के प्राइस पर रखे हुए हैं और शेयर 270 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन इसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है। इवन वॉल्यूम्स भी काफी ड्राई है, और लास्ट अगर आप 2 हफ्तों की बात करें तो स्टॉक 260 280 के बीच में कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस 255 का लगाना है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है। 255 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट कर ले। इस स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 280 के ऊपर है। 280 जब तक नहीं निकलता, स्टॉक में कोई बड़ा मोमेंटम आने के चांस काफी कम है, और 280 के ऊपर निकलेगा तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो 255 का स्टॉप लॉस लगाए, और 280 के ऊपर निकलेगा तो बड़े टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो साबिहा भाई जी, आपके लिए राय यही है कि भारत वायर के शेयर में आपको 280 रुपये का लेवल पार होने की उम्मीद लगा के बैठना है, और 255 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके नीचे चला जाता है तो आप इसमें से निकल जाइए। उम्मीद यही करें कि 280 के लेवल निकल जाएं। अगर वो निकल जाएगा तो फिर इसमें बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर आपका मुनाफा भी होना इसमें शुरू हो जाएगा। ऐसी उम्मीद आप करके चलिए। इस बीच अमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। अमित जी बताइए, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं?
अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर को नमस्कार। या सुनाई दे रहा है आपको? जी सर, बोलिए, हेलो? कहाँ से बात कर रहे हैं? भुवनेश्वर उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। अरुण सर को मेरा नमस्कार बता देंगे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अरुण सर आपको नमस्कार बोल रहे हैं, आप प्लीज आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। तो अरुण सर, मेरा कोल इंडिया का शेयर 65 शेयर से 484 प्राइस में लिया हूँ, और हिंदुस्तान कॉपर 315 शेयर है, 353 बाई में लिया हूँ। ये हिंदुस्तान कॉपर बहुत नीचे चल रहा है, थोड़ा आपका एनालिसिस चाहिए, मैं कब तक वेट करूँ? ओके, तो कोल इंडिया आपने कहा कि आपने 484 रुपये के भाव पर लिए हैं, और दूसरा शेयर आपने बताया हिंदुस्तान कॉपर का। तो दोनों पीएसयू नाम ही आपने चुने हैं। आपने किसी के रिकमेंडेशन पे लिए थे ये शेयर, या खुद रिसर्च करके लिए हैं सर? मैं खुद रिसर्च किया था, मैं एक्चुअली फंडामेंटल रिसर्च करके लिया था। ओके, तो 484 वाला सर अभी आ गया है 468 रुपये पर। क्या करना चाहिए इनको सर? देखिए संदीप जी, कोल इंडिया डेफिनेटली काफी अच्छा है। इनफैक्ट आज हमने इसमें बाई रिकमेंडेशन दी है, कॉन्ट्रा कॉल दिया है, नो डाउट 5 दिन से गिर रहा है, एक अच्छा कॉन्ट्रा कॉल है। सेकंड, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो वो भी एक डिस्क्लेमर है। तो कोल इंडिया मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, हो सकता है 3 से 4 रुपए गिरे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर डेफिनेटली होल्ड करें। एक आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पीएसयू कंपनी है, और ओवरऑल कोल की बिजनेस में आप कह सकते हैं मोनोपोली ये होल्ड करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक काफी अच्छा चुना है, तो कोल इंडिया में कोई बड़ी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर और ऐड करना चाहे, जैसे कि मैंने कहा आज हमने बाई रिकमेंडेशन दिया है, तो उसमें और ऐड करके भी चल सकते हैं। हिंद कॉपर अगेन संदीप जी, टेक्निकल एक इसमें एक बात है, वो सभी को नोट करनी चाहिए। ये स्टॉक जो है ओवरऑल टेक्निकली काफी अच्छा है, पर यूजुअली एफ एंड ओ बैंड में रहता है। एफ एंड ओ बैंड में जब भी कोई स्टॉक रहे तो उसमें कोई बड़ा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलता। अगर जब भी गिरावट आती है तो मार्केट में वो फुल अपना परफॉर्मेंस नीचे की तरफ दिखाता है, पर जब भी मार्केट चढ़ता है तो एफ एंड ओ बैंड वाले स्टॉक्स यूजुअली आपको चढ़ते हुए नजर नहीं आते। तो इसी वजह से स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस है। तो स्टॉक 325 322 के आसपास चल रहा है। इसका जो सपोर्ट है 315 से 310 के आसपास है, तो यहाँ पे एग्जिट करने की राय तो नहीं है। अगर और कैपिटल लगाना चाहते हैं, अगर एवरेज भी कर सकते हैं, तो 315 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो उसको डेफिनेटली एवरेज करें। स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम में है। 3 दिन से मेटल के प्राइसेस काफी गिर रहे हैं चाइना में, उसी वजह से थोड़ा इंपैक्ट आपको निफ्टी मेटल में देखने को मिल रहा है, जहां पे सभी स्टॉक आज भी आपको गिरावट में नजर आ रहे हैं। तो दोनों स्टॉक अच्छे हैं। कोल इंडिया में तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय है, और ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। हिंद कॉपर अगर 315 के आसपास मिले तो ऐड करें। उससे क्या होगा, आपका प्राइस नीचे आ जाएगा, और जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम आपको हिंद कॉपर में भी देखने को मिले। तो दोनों स्टॉक होल्ड करें, पर दोनों में से अगर प्रेफरेंस करें तो मेरा कोल इंडिया ज्यादा प्रेफर्ड बेटर है। तो अमित जी, आपके लिए राय यही है कि कोल इंडिया और हिंद कॉपर आपने शेयर तो दोनों अच्छे चुने हैं, और दोनों में से कोल इंडिया सर को ज़्यादा पसंद है। आज भी उनकी बाई रिपोर्ट निकल के सामने आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप इसको होल्ड कीजिए, आप चाहें तो इसको और भी ऐड कर सकते हैं। और हिंद कॉपर अगर आपको 315 310 के आसपास मिल जाए तो इस स्टॉक को भी आप एवरेज आउट कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी, और जैसे एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद इसमें भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। तो बजिंग स्टॉक्स का वक्त हो गया, लेकिन आपने एक्सपायरी की बात करी तो मुझे याद आ गया कि आज बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी हो रही है, क्योंकि अब तो वेडनेसडे होने लगी है, तो उसको लेकर एक बार अगर आपने व्यू शेयर कर दे सर, क्योंकि आज एक नया हाई बना है, बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बैंकिंग शेयरों में खासतौर पे जो निजी बैंक हैं, HDFC हुआ, ICICI हुआ, एक्सिस बैंक, आपने PSU बैंकों की तो बातचीत कर ली, इन निजी बैंकों में कैसे पोजीशन बनानी चाहिए सर? देखिए संदीप जी, अगर निजी बैंक में अगर बाई करना है, HDFC को मैं बाई करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। नो डाउट टेक्निकली स्ट्रांग है, पर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लग रहा है कोटक बैंक एक बेहतर बैंक रहेगा। कोटक बैंक में डेफिनेटली आप पोजीशन बना सकते हैं। एक सिंपल लॉजिक है जो संदीप जी पहले भी आपके बात काफी बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है और निफ्टी के कॉन्स्टेंट जो ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, उन स्टॉक्स को बाई करें, उनके पोटेंशियल ज्यादा है ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए। आज रिलायंस रेडी ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए, हो सकता है कल आपको कोटक बैंक या इंडसइंड बैंक ऊपर जाता हुआ नजर आए, एक्सिस बैंक अपने ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो कोटक बैंक मुझे लग रहा है वो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है प्राइवेट बैंक में बाई करने के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर थोड़ा भी 10 से 15 दिन के लिए बाई करना चाहते हैं, वो अच्छा बेट है। SBI मैंने ऑलरेडी कहा 850 के आसपास है, ये एक स्टॉक है जहाँ पे 40 से 50 रुपए का और मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक चुने जो अपने ऑल टाइम हाई से दूर है और फंडामेंटली स्ट्रांग है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, वो ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, स्पेसिफिकली जो स्टॉक्स निफ्टी के पार्ट है वो स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। अगेन आपने लेवल्स की बात की तो 52,500 मुझे लग रहा है आज के लिए अच्छा सपोर्ट है, और 53,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो इसी के बीच में बैंक निफ्टी रहना चाहिए, और यहीं कहीं के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए।
53,000 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग या कह सकते हैं, जो कि एक्सप्लोसिव मूव यूजुअली एक्सपायरी के दिन देखने को मिलता है, वो देखने को मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम नजर आ रही है। तो 52,700 से 52,900 इसी के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर प्रोबेबल चांसेस थोड़े हैं कि हो सकता है आपको ऊपर की तरफ एक्सपायरी ज्यादा होती है नजर। ठीक है, तो 52,900 से लेकर 53,000 के बीच में एक्सपायरी जो है वो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी और उससे पहले 125 अंकों की गेंस फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। फिर से 23,850 के आसपास पहुंच गए, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है, उसके बेहद करीब कारोबार यहाँ देखने को मिल रहा है। और सेंसेक्स में भी अब 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी होती हुई दिख रही है। बजिंग स्टॉक की ओर बढ़े तो सर एक सवाल और है, एक मेटल और दूसरा रियल्टी। ये ऐसे दो पॉकेट्स हैं जो कि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूली इनमें आती हुई दिख रही है। तो ये जो सुस्ती आ रही है मेटल और रियल्टी में, और उसके साथ साथ आज ऑटो को भी जोड़ लें, तो कितनी चिंताजनक है ये सर, ये जो मेटल और ऑटो में और उसके साथ साथ रियल्टी में प्रेशर आ रहा है? क्या ये कुछ खरीदारी करने के इंडिकेशंस बन रहे हैं इन शेयरों में? संदीप जी, डेफिनेटली निफ्टी मेटल आपको खरीदना चाहिए। ये 4 दिनों से लगातार गिर रहा है और अपने सपोर्ट के आसपास है। गिरावट पे अगर नहीं खरीदेंगे तो वापस आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। यूजुअली हम बाय ऑन डिप्स की बाई करते हैं, पर जब बात करते हैं, लेकिन जब डिप आता है, जब कोई बाई नहीं करता, तो ये निफ्टी मेटल अच्छे डिप के साथ आपको मिल रहा है। टाटा स्टील 171 172 के आसपास है, इसको डेफिनेटली बाई करें। यूजुअली कोल इंडिया को भी मैं निफ्टी मेटल के अंदर ही लेके चलता हूं, तो कोल इंडिया भी एक अच्छा बेट है, जहाँ पे मेटल्स एंड माइनिंग के अंदर वो एक अच्छा बेट हो सकता है। थर्ड, आपको हिंडाल्को पे नजर रखनी चाहिए। हिंडाल्को एक अच्छा बेट है। हिंद कॉपर में हमने ऑलरेडी बात की, 5 से 10 रुपए हिंद कॉपर में गिरावट आती है, तो वहां पे भी बाई करना चाहिए। ऑटो की आपने बात की संदीप जी, ऑटो में मुझे लग रहा है हीरो मोटो और बजाज ऑटो, ये 2 स्टॉक टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको ऑटो में बैट करना है तो हीरो मोटो या बजाज ऑटो किसी में भी बैट करके चल सकते हैं। कोई रियल्टी में नाम जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं सर? फिर रियल्टी में एक ही स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर रहा है। वैसे एक छोटा मिड कैप स्टॉक भी मुझे पसंद है, आज हमने इस पे बाई का भी रिकमेंडेशन दिया है। एक तो गोदरेज प्रॉपर्टी F&O में ये स्टॉक है, ये स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है। सेकंड, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस करके एक स्टॉक है, जो कि आपको रियल्टी मिड कैप रियल्टी में देखने को मिलेगा। प्योर रियल्टी पे नहीं कर सकते, पर वो स्टॉक टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पे अपना शॉर्ट टर्म व्यू लेके बाय करके चल सकते हैं। सेकंड, गोदरेज प्रॉपर्टी भी मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, ये शेयर है रियल्टी स्पेस है जिसमें आपको नजर रखनी चाहिए। और 4 शेयर हैं मेटल स्पेस है, जिसमें हिंद कॉपर की तो बात हमने करी है, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े थे, टाटा स्टील, हिंडाल्को और उसके साथ साथ कोल इंडिया, जो कि मेटल का ही पार्ट है, निफ्टी मेटल का ही पार्ट समझिए आप। तो इन 4 शेयरों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक निजी बैंकों में, जो कि ऑल टाइम हाई से दूर है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। HDFC बैंक में काफ़ी अच्छा रनअप आ चुका है, इस स्टॉक से फिलहाल आप दूर रह सकते हैं। लेकिन मार्केट से दूर नहीं रहा जा सकता, और ऐसे स्टॉक से भी दूर नहीं रहा जा सकता जिनमें खबरों के चलते बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है।